नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में होगा कक्षा 10वीं हिंदी 18 फरवरी का महातांडव। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ 50 सबसे ज़्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट MCQs को। और ये ऐसे MCQs है जो कि आपकी परीक्षा में आएंगे ही आएंगे। 7 सेट बनेंगे, 7 में से किसी ना किसी में तो आप लोग को ये सारे प्रश्न मिल ही जाएंगे। अब सारे का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ प्रश्न तो जरूर है जो कि आपकी परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। संभावना इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक से मैंने MCQs को लिया है। पिछले वर्षों में पूछे गए थे और आपके में भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है, जो कि संबंधित होगा हिंदी व्याकरण और साहित्य से। साहित्य के इतिहास और रचनाओं से संबंधित सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है कि कामायनी किस युग की रचना है। सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कामायनी जो है ये एक महाकाव्य है। अगर आपके एग्जाम में पूछा गया कि कामायनी क्या है, उपन्यास, निबंध, नाटक, काव्य, महाकाव्य, तो आप बताएंगे कि कामायनी एक महाकाव्य है जो कि लिखी गई है किसके द्वारा, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। कामायनी लिखा गया है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पहला ही प्रश्न आपके सामने है। और अगर आपको पता हो तो जयशंकर प्रसाद जी छायावादी कवि थे। कैसे जयशंकर प्रसाद जी आपके छायावादी कवि थे। तो छायावादी कवि होने का मतलब ये है कि कामायनी जो रचना होगी वो छायावाद की होगी, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी छायावादी थे। उन्होंने छायावाद युग में कामायनी महाकाव्य की रचना की थी। तो कामायनी आपकी छायावादी युग की रचना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए छायावाद युग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्विवेदी युग नहीं, भारतेंदु युग नहीं, प्रगतिवादी युग नहीं। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? छायावाद युग का। जो भी प्रश्न आपको नहीं आते होंगे कॉपी पेन ले लीजिए और अपने कॉपी में आप इसे लिखते जाइए, क्योंकि लिखेंगे तभी याद होगा और याद होगा तभी एग्जाम में इसे हल कर करके आप आएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या दूसरा आपके स्क्रीन पर आपके सामने कुछ इस प्रकार रहा कि नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। वैसे तो ये 2 लाइनें हैं, परंतु एग्जाम में केवल इतना पूछा जाएगा कि नीड़ का निर्माण फिर या फिर नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। अब देखिए आप ये ध्यान दीजिए कि नीड़ का निर्माण फिर किसके द्वारा लिखा गया है। ध्यान दीजिए कि नीड़ का निर्माण फिर जो रचना है ये लिखा गया है हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा। किसके द्वारा? हरिवंश राय जिसे प्यार से लोग बच्चन जी कहते थे, हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा, जिसके की जो पुत्र है वो आज के सदी के महानायक है। कौन? अमिताभ बच्चन जी। तो अमिताभ बच्चन जी के पिताजी जो थे हरिवंश राय बच्चन जी, वो एक बहुत ही महान कवि थे और उन्हीं के द्वारा रचित ये रचना है नीड़ का निर्माण फिर। और ध्यान रखिए कि ये रचना जो आपकी कहानी विधा की नहीं है, ना ही नाटक विधा की है, ना ही उपन्यास विधा की है, वरन नीड़ का निर्माण फिर जो रचना है ये एक आत्मकथा विधा की रचना है जो कि लिखी गई है हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा। कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है? देखिए कलम का सिपाही के रचनाकार प्रेमचंद्र जी नहीं है, रामवृक्ष बेनीपुरी भी नहीं है, जयशंकर प्रसाद भी नहीं है। कलम का सिपाही लिखी गई है अमृत राय जी के द्वारा। कलम का सिपाही लिखा गया है किसके द्वारा? अमृत राय जी के द्वारा। तो जो भी न पता हो कॉपी पेन लेकर के बैठिए, कॉपी में लिखते जाइए। प्रश्न संख्या चौथा आपके सामने कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? महादेवी वर्मा जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, रामधारी सिंह दिनकर जी या फिर अज्ञेय जी। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं अज्ञेय जी। अज्ञेय जी जिनका कि पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। सच्चिदानंद पूरा नाम भी पूछा जाता है तो जानते रहिए, सच्चिदानंद हीरानंद
वात्स्यायन, वात्स्यायन। और इसके बाद अज्ञेय जी के नाम से तो ये फेमस है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 5वां है कि मैला आंचल के लेखक कौन है। मैला आंचल उपन्यास विधा की रचना, इसके लेखक कौन है। मोहन राकेश जी, फरीश्वर नाथ रेणु जी, मुंशी प्रेमचंद जी या फिर यशपाल जी। तो मैला आंचल के लेखक है फरीश्वर नाथ रेणु जी। ऑप्शन नंबर ख वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। 50 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आई हूँ, वीडियो में अंत तक बने रहिए। दीपशिखा बताइए किसकी रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, महादेवी वर्मा जी की, मीराबाई की या फिर पंत जी की। पंत जहाँ कहीं भी रहेगा, पंत का सीधा सा मतलब है सुमित्रा नंदन पंत जी। कहीं आप भूल ना जाए कि ये कौन से पंत जी की बात की जा रही है। तो जहाँ कहीं भी पंत होगा, पंत का मतलब है सुमित्रा नंदन पंत जी। जहाँ कहीं भी प्रसाद आपको मिले, प्रसाद का मतलब है जयशंकर प्रसाद जी। और जहाँ कहीं भी निराला आपको मिले, निराला का अर्थ होता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अर्थ नहीं मतलब इन लोग को प्रेम से लोग ऐसे बुलाते थे। सूर्यकांत त्रिपाठी जी को प्रेम से निराला कहते थे। पंत सुमित्रा नंदन पंत जी को पंत से बुलाया जाता था और प्रसाद जी जयशंकर प्रसाद जी कहे जाते हैं। तो दीपशिखा जो रचना है, दीपशिखा, यामा, निहार, नीरजा, रश्मि, ये सारी रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की। तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा राइट आंसर। अब आप बताइए कि रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन हैं। कबीर दास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी या फिर महाकवि भूषण जी। तो रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं आपके भूषण जी। कबीर दास, सूरदास, तुलसीदास जो अन्य कालों के प्रमुख कवि हैं, वरन भूषण जी आपके रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 8वें की तरफ हम बढ़ेंगे। तो प्रश्न संख्या 8वां क्या कह रहा है कि गोदान किस विधा की रचना है। गोदान आप जानते हैं किसने लिखा है। गोदान गबन, प्रेम सदन, निर्मला, करबला, प्रेम भूमि, रंगभूमि, कर्मभूमि। तो गोदान लिखा गया है उपन्यास सम्राट कहे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। मुंशी प्रेमचंद जी को एक और उपाधि दी गई थी जो कि कहे जाते हैं उपन्यास सम्राट। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, प्रेमचंद्र जी नहीं, मुंशी प्रेमचंद जी को, मुंशी प्रेमचंद जी को। तो ये हो गया गोदान, गोदान गबन, प्रेम सदन, निर्मला, करबला, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सारी रचनाएं हैं आपकी मुंशी प्रेमचंद जी की। अब बताइए कि गोदान कौन सी विधा की रचना है। निबंध विधा की नहीं, कहानी विधा की बिल्कुल नहीं, नाटक विधा की बिल्कुल नहीं। तो कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन बचा हमारे सामने ख वाला। गोदान आपके एक उपन्यास विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर ख वाला उपन्यास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गोदान जो है ये एक उपन्यास विधा की रचना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 9वें की तरफ हम आगे बढ़े। तो प्रश्न संख्या 9वां जो है 9वें के आगे का सारी चीजें आपके रस छंद अलंकार से संबंधित होंगी। तो सबसे पहला देखिए, मैंने कल की वीडियो में बताया था कि महत्वपूर्ण रस छंद अलंकार आपको कौन कौन से पढ़ने हैं। तो वो सब याद रखिएगा कि वही आपको पढ़ने हैं। बताइए करुण रस का स्थायी भाव क्या है। आप जानिए कि हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। श्रृंगार रस का आपका स्थायी भाव रति होता है। और करुण रस का स्थायी भाव आपका शोक होता है। क्या होता है, ये होता है शोक। अब बताइए करुण रस का स्थायी भाव क्या है। हास्य आपका हास्य रस का है तो गलत हो जाएगा। रति आपका श्रृंगार रस का है। उत्साह वीर रस का है, यानी कि करुण रस का स्थायी भाव आपका शोक है। ऑप्शन नंबर ग वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 10वें की तरफ हम आगे बढ़े। तो 10वां क्या है, पीपर पात सरिस मन डोला। इसमें कौन सा अलंकार है। पीपर पात सरिस मन डोला,
रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर श्लेष अलंकार। तो देखिए पीपर पात सरिस मंडोला में उपमा अलंकार है। अब ये कैसे है इसका एक्सप्लेनेशन आप हमें करेंगे कमेंट बॉक्स में कि ये जो है पीपर पात सरिस मंडोला ये क्यों आपका एक अलंकार है या क्यों उपमा अलंकार है, ये आप हमें कमेंट में आंसर देंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 11वां आपके सामने है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। रोला, दोहा, सोठा, चौपाई, कुंडलियां सब पढ़ना है। तो बताइए कि रोला बार बार पूछा जाता है, रोला छंद में कितने चरण होते हैं। 2 चरण, 4 चरण, 6 चरण, 8 चरण। तो रोला में आपके होते हैं 4 चरण। रोला आपका 4 चरणों वाला एक छंद होता है। सारी चीजें मैंने पढ़ा के रखी हुई हैं, न पढ़े होंगे तो जाके हिंदी के प्लेलिस्ट में पूरा देख डालिए, उससे बाहर पेपर कुछ नहीं आएगा। 12वां प्रश्न है कि दोहा छंद के विषम चरणों पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। अब ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपको दोहे का नहीं पता होगा तो सोठा का पता होगा, क्योंकि दोहा सोठा आपस के उल्टे उल्टे हैं। अब अगर आप ये जानिए, अगर दोहा के जगह मान लीजिए आपको सोठा याद है, आप हमें ये बताइए कि सोठे के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, ये आपको पता है। यानी कि इसका जस्ट अपोजिट मिला करके 24 मात्राएं होंगी और 11-11 यहाँ पर हो गई, तो जस्ट अपोजिट दोहे की बात करेंगे तो 24 में से 11 गया, 13-13 मात्राएं हो जाएंगी। यानी कि दोहे छंद के पहले और तीसरे चरणों में मात्राएं हो जाएंगी आपकी कितनी, 13-13। ऑप्शन नंबर ख आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पे दोहा के जगह सोठा कर देता तो 13 की जगह 11 हो जाता, और पहले तीसरे के जगह दूसरा और चौथा चरण करता तो फिर भी ये चेंज हो जाता। देखिए दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होंगी, यही सेम होगा सोठे के पहले और चौथे चरण के लिए। अब सोठे के पहले और तीसरे चरण के लिए 11-11 मात्राएं होंगी, तो ये दोहे के लिए आ जाएंगी 13 मात्राएं। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 13 की तरफ हम बढ़ेंगे। तो 13वां प्रश्न है, अब यहाँ से प्रश्न जो शुरू होंगे वो आपके व्याकरण संबंधी रहेंगे, जिसमें कि आपका संध, समास, संधि, भेद ये सारी चीजें आएंगी। अब आप हमें ये बताओ कि प्रतिदिन में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास या फिर तत्पुरुष समास। बताइए प्रतिदिन में कौन सा समास है। तो प्रतिदिन में आपका है द्विगु समास, दिन दिन प्रतिदिन, यानी कि द्विगु समास। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने है कि माता पिता में कौन सा समास है। माता पिता में बताइए कौन सा समास है। बीच में हाइफन लगा है, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं। हाइफन का मतलब है बीच में हम लिख सकते हैं माता और पिता। जब हम माता और पिता करके लिख देंगे तो बताइए इसमें कौन सा अलंकार होगा। कर्मधारय बिल्कुल नहीं, बहुव्रीहि बिल्कुल नहीं, द्विगु बिल्कुल नहीं, यानी कि माता पिता में आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। जब बीच में आप और लगा देंगे माता और पिता तो ये आपका दिखाने लगेगा द्वंद्व समास को। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने है कि आंसू का तत्सम रूप क्या है। देखिए एक होता है आपका तद्भव, एक होता है आपका तद्भव, एक होता है आपका तत्सम। तो आंसू आपका है तद्भव रूप, इसका तत्सम आपको बताना है। आंसू आपका देखिए तद्भव रूप है, अब इसका तत्सम रूप क्या होगा ये आपको बताना है। जल नहीं, नेत्र नहीं, नयन नहीं, आंसू का हो जाएगा अश्रु, यानी कि ऑप्शन नंबर क वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है कि पवन का संधि विच्छेद क्या है। देखिए कभी कभी बोर्ड परीक्षा में जरूरी नहीं है कि सारे प्रश्न आपको आते ही रहेंगे, कुछ प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं जो कि आपको नहीं आते रहेंगे। तो नहीं आने वाले प्रश्नों के लिए जरूरी है कि आप वो सारे प्रश्न पढ़ करके जाएं, ताकि अगर कुछ ऐसे प्रश्न हो जो कि आपको ना आते हो फिर भी आप उसे कर लें। 1-2 बार पढ़े रहेंगे, अगर याद आ गया अचानक से तो आप सही कर देंगे। बताइए पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। बिल्कुल गलत मत करिएगा, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, वो कर देंगे प+1 या फिर प+न, लेकिन ऐसा नहीं होता।
पा प्लस वन बिल्कुल नहीं, प प्लस वन बिल्कुल नहीं, प प्लस अन बिल्कुल नहीं। पवन जो आपका है ये होता है पो प्लस अन से बनता है, पो धन अ बराबर पवन। तो ये थोड़ा सा हार्ड था, डिफिकल्ट था, बट आई होप कि अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार पढ़ लेंगे याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। 17वां प्रश्न है कि स्वागत में कौन सी संधि है। अब मान लीजिए अगर स्वागत का संधि विच्छेद पूछ दिया तो क्या आप कर पाएंगे। स्वागत का संधि विच्छेद क्या आप कर पाएंगे। स्वागत का देखिए होता है सु प्लस आगत बराबर स्वागत, सु प्लस आगत बराबर स्वागत, तो संधि विच्छेद भी जानिए। अब बताइए स्वागत में कौन सी संधि है। वृद्धि संधि, यड़ संधि, दीर्घ संधि बिल्कुल नहीं। स्वागत में आपका होगा गुण संधि, सॉरी स्वागत में आपका हो जाएगा कौन सा वाला वृद्धि संधि तो नहीं होगा, दीर्घ संधि भी नहीं होगा, गुण भी नहीं होगा। हाँ, स्वागत में आपका हो जाएगा यड़ संधि, यानी कि ऑप्शन नंबर ग वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 18 आपके सामने है कि परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। अब देखिए सबसे पहले तो आप ये जानिए कि उपसर्ग का मतलब क्या होता है। उपसर्ग का मतलब कि जो शब्द से पहले आ जाए, यानी कि कोई शब्द है इससे पहले आ गया तो ये आपका उपसर्ग बन जाएगा। तो इसमें से कौन सा है जो परा उपसर्ग से बना है। पर धन उपकार यानी कि परोपकार, तो ये नहीं हो जाएगा। परिश्रय भी नहीं होगा। अब ये पराजय और पराकाष्ठा में से क्या होगा। परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है, पराजय या पराकाष्ठा। तो ये वाले में मुझे थोड़ा सा डाउट है प्रश्न संख्या 18 में, लेकिन जो भी होगा ख और घ में से एक होगा। आपको पता हो तो आप कमेंट करके इसका आंसर बता दीजिए, और पता होगा तो बाकी बच्चों को भी पता चल जाएगा। आपका आंसर सही हुआ तो हम कमेंट को पिन कर देंगे और वहाँ से बच्चे देख लेंगे। तो इसका जो भी आंसर होगा कमेंट करके आप इसे बता दीजिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं कि आई प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। आई प्रत्यय, अब आप बताइए उपसर्ग जो होता है वो शब्द से पहले आता है, तो प्रत्यय आएगा शब्द के बाद में। उपसर्ग आता है शब्द से पहले और शब्द के बाद में आता है आपका प्रत्यय। तो ऐसे कौन से शब्द हैं जिनके की प्रत्यय में आई जुड़ा हुआ है। पहला है लिखाई, लिख प्लस आई बराबर लिखाई, पढ़ प्लस आई बराबर पढ़ाई, भल प्लस आई बराबर भलाई, यानी कि ये तीनों में तो आई है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर घ वाला उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ाई, लिखाई, बुनाई, कढ़ाई, भलाई, कहाई, ये सारी चीजें में आपके आ जाएंगी आई प्रत्यय। प्रश्न संख्या 19 आपका समाप्त हुआ। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि महादेवी वर्मा की किस रचना के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नीरजा के लिए, यामा के लिए, दीपशिखा या फिर पथ के साथी, ये चारों रचनाएं याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेन बात तो ये है कि महादेवी वर्मा की कौन सी रचना के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ये मिला था यामा के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन सारे को आप पढ़ करके रखेंगे क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 21 की शुक्ल युग की समय सीमा क्या है। 1900 से 1920 ईस्वी तक, 1938 से 1947 ईस्वी तक, 1850 से 1900 ईस्वी तक, या फिर 1919 से 1938 ईस्वी तक। तो प्रश्न संख्या ऑप्शन नंबर डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुक्ल युग की समय सीमा है 1919 से 1938 ईस्वी तक। प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है जिसके कि लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। चिंतामणि बताइए किसने लिखा है। चिंतामणि लिखी गई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा।
और ये कौन से विधा की रचना है? कहानी विधा की, उपन्यास विधा की, नाटक विधा की या फिर निबंध विधा की? तो चिंतामणि आपकी एक निबंध विधा की रचना है, निबंध संग्रह की। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आपके सामने, गोदान के लेखक का क्या नाम है? बताइए। गोदान, गबन, प्रेम सदन, निर्मला, करमला, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये किसकी रचनाएं हैं? गोदान के लेखक का क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद जी, रामवृक्ष बेनीपुरी, रसपाल या फिर मुंशी प्रेमचंद जी? तो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को बताया था कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। और अगर ये पूछा जाए कि ये कौन से विधा की रचना है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि ये एक उपन्यास विधा की रचना है। ये भी आप जानते रहिए। प्रश्न संख्या 24 आपके सामने है, रामचरितमानस की रचना किस काल में हुई थी? रामचरितमानस की रचना कौन से काल में हुई थी? आदि काल में, रीति काल में, आधुनिक काल में या फिर भक्ति काल में? तो रामचरितमानस की जो रचना है वो हुई थी भक्ति काल में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 तक हम लोग को करना है, 25वें तक यानी कि इंटरवल तक जो बोलते हैं, आधे तक हम लोग आ पहुँचे। अभी तक आप वीडियो में बने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फायदा आप ही का है, हमारा इससे कोई फायदा नहीं है ना, फायदा आप ही लोग का है, क्योंकि आप लोग पढ़ेंगे, एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। प्रश्न संख्या 25, छायावाद के प्रमुख स्तंभों में एक कवि कौन है? अब जानिए कि छायावाद के प्रमुख स्तंभों में पहले आप जानिए था कौन कौन। तो छायावाद के प्रमुख स्तंभों में 4 लोग थे, और ये 4 लोग कौन कौन लोग थे? प्रसाद अब कौन थे ये मैंने आप लोग को बताया है। प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा। प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा, यही 4 लोग थे छायावाद के प्रमुख स्तंभों में। कौन कौन थे? जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी और महादेवी वर्मा जी। तो अब बताइए इन चारों में से कौन सा आंसर करेक्ट होगा? मैथिली शरण गुप्त जी नहीं थे, ना ही बिहारी दास जी थे, ना ही कबीर दास जी थे, जबकि जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 आपके सामने है कि शोक किस रस का स्थायी भाव है? मैंने बताया था रति है श्रृंगार रस का, हास है हास्य रस का और शोक है आपका किसका? करुण रस का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। वीर रस का उत्साह होता है, हास्य रस का हास होता है, तो शोक का हो जाएगा करुण रस। इसके बाद प्रश्न संख्या 27 आपके सामने है कि चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार या फिर रूपक अलंकार? जिन्होंने अभी तक ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी, जाके चैनल के हिंदी वाले प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें देख लीजिए, सब कुछ पढ़ा के रखा है। 2026 बोर्ड एग्जाम में इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, तो प्लेलिस्ट जा करके देख लीजिए। चरण कमल बंदो हरिराई में ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर होगा, इसमें है रूपक अलंकार। प्रश्न संख्या 28 है कि जिस अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ क्या होता है? रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार? तो ध्यान दीजिए, जिस अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वो होता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। अब बताइए रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि रोला छंद में कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में आपके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में आपकी होती हैं 24 मात्राएं, 11 नहीं, 13 नहीं, 16 नहीं, जबकि रोला छंद के प्रत्येक चरण में होंगी 24 मात्राएं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 की तरफ हम आगे बढ़ें। सोठा छंद के विषम, यानी कि सम का मतलब होता है पहले चौथे,
दूसरे चौथे और विषम का मतलब है पहले तीसरे। तो सोठा छंद के पहले और तीसरे विषम चरण में कितनी मात्राएं हैं? 13 मात्राएं, 24 मात्राएं, 16 मात्राएं या फिर 11 मात्राएं। तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। सोठा छंद के पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं हैं। प्रश्न संख्या 31 की अधिकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? मैंने बताया था उपसर्ग वो होंगे जो शब्द से पहले आएंगे। तो अधिकार का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा अधि प्लस कार बराबर अधिकार। तो शब्द आपका कार हो गया, शब्द से पहले अधि जुड़ा है यानी कि उपसर्ग आपका अधि हो जाएगा। कार बिल्कुल नहीं है, कार प्रत्यय है और नहीं है, इसमें हो जाएगा अधि। ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका। प्रश्न संख्या 32 है कि बचपन शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? बच, न, प, पन। अब बताइए, प्रत्यय मैंने बताया था जो शब्द के पीछे आएंगे। तो बचपन को जब आप तोड़ेंगे तो बचपन का संधि विच्छेद हो जाएगा, बच प्लस पन बराबर बचपन। तो मूल शब्द आपका बच हो गया, प्रत्यय का मतलब है जो पीछे जुड़ा हो, तो पीछे ये आपका पन जुड़ा है यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रत्यय आपका हो जाएगा पन, बच नहीं होगा, न नहीं होगा, प नहीं होगा, पन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 कि माता पिता में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास। तो माता पिता में आपका कौन सा समास है? ध्यान दीजिए, मैंने आई थिंक ये क्वेश्चन दोबारा हो गया, पहले भी बताया था कि माता पिता का संधि विच्छेद होता है माता और पिता, बीच में हाइफन लगने का मतलब है और से टूटेगा, माता और पिता से टूटेगा। तो यहाँ पे हो जाता है आपका द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 दशानन, दस है आनंद जिसके अर्थात लंकाधिपति रावण, इसमें कौन सा समास है? यहाँ पे तो अर्थ देके बहुत अच्छा कर दिया, वरना ये अर्थ नहीं देता तो फिर हम सोचते रह जाते कि कौन सा समास होगा, क्योंकि बहुव्रीहि और कर्मधारय दोनों समास में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो दशानन का मतलब है दस है, आनंद का मतलब होता है मुख। तो 10 मुख किसके थे? अगर आप पढ़ने भी नहीं गए होंगे, आप घर पे भी रहते होंगे, टीवी भी देखते होंगे, तो भी पता होगा कि 10 मुंह रावण के थे। तो 10 है आनंद जिसके अर्थात लंकाधिपति रावण में हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। द्विगु समास नहीं, कर्मधारय समास नहीं, तत्पुरुष समास नहीं, ये हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। प्रश्न संख्या 35 है कि हाथ का तत्सम रूप क्या है? पाद पैर का होता है, कर मतलब हाथ होता है, चरण मतलब पैर होते हैं। तो हस्त जो आपका है ये है हाथ का तत्सम रूप, तद्भव आपका हाथ है और इसका तत्सम रूप हो जाएगा हस्त। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 36 की ममता कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी, रामवृक्ष बेनीपुरी जी, जयशंकर प्रसाद जी या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो देखिए, ममता आपको पढ़ना था, ममता चैप्टर गद्यांश में पढ़ना है। ममता कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी, तो याद रखिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 37 आपके सामने है कि सूरदास जी किस शाखा के कवि हैं? राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा या फिर प्रेम मार्गी शाखा। तो सूरदास जी कृष्ण जी के दीवाने थे, अर्थात सूरदास जी हो जाएंगे कृष्ण भक्ति शाखा के कवि। तुलसीदास जी आपके राम भक्ति शाखा के कवि थे क्योंकि वो राम जी के प्रेम में थे, और सूरदास जी कृष्ण जी के प्रेम में थे, तो ये हो जाएंगे कृष्ण भक्ति शाखा के कवि। अब देखिए, ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। समटाइम्स ऐसा आ सकता है कि वाराणसी पाठ के अनुसार वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना, गोमती, सरयू या फिर गंगा। तो आपको पहली ही लाइन याद हो तो उसमें लिखा है कि वाराणस्याः गंगाः कूले स्थिता, यानी कि वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न संख्या 39 संस्कृत खंड के अनुसार वीरः केन पूज्यते। तो चैप्टर का नाम ही है कि वीरः वीरेण पूज्यते। तो क्या वीर राजा के द्वारा पूजा जाता है, मूर्खों द्वारा, धनवानों द्वारा या फिर वीरों द्वारा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज वीरः वीरेण पूज्यते।
राज्ञाः मूर्खाः धनवानाः बिल्कुल नहीं होगा। इसके बाद 50 प्रश्न करने हैं। 41 प्रश्न की तरफ हम आ पहुँचे कि पठिष्यति क्रियापद में कौन सा अलंकार है। लट लकार वर्तमान काल, लोट लकार आज्ञा काल, लंग लकार भूतकाल या फिर लिट लकार भविष्यत काल। तो पठिष्यति क्रियापद में आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट सही होगा। लिट लकार भविष्यत आपका अलंकार है। पठिष्यति देख करके ही आप बता देंगे। शत करके जहाँ पे आता है वो आपका लिट लकार में चला जाता है। इसके बाद जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कौन सा है। साकेत नहीं है, प्रिय प्रवास नहीं है, रामचरितमानस तुलसीदास जी का है। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक महाकाव्य है। कामायनी देखिए क्षयवाद युग की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है, जो कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित है और ये एक महाकाव्य है। इसके बाद प्रश्न संख्या 42 आपके सामने कि प्रसाद जी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है। अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, राजर्षि या फिर ध्रुवसामिनी। तो प्रसाद जी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक जो है वो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट होगा, राजर्षि है। 1915 में जो आया था। इसके बाद प्रश्न संख्या 43 कि जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास कौन सा है, जिसे कि बाद में प्रेमचंद्र के पुत्र अमृत राय ने पूरा किया था। देखिए जयशंकर प्रसाद जी के 3 थे उपन्यास, कंकाल, तितली, इरावती। कंकाल तितली तो पूर्ण हो चुका था, परंतु इरावती आपका अपूर्ण रह गया था। तो वो पूर्ण किसने किया, प्रेमचंद्र जी के पुत्र अमृत राय जी ने उसे बाद में पूरा किया। तो ऑप्शन नंबर पहला ही इरावती आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंकाल नहीं, तितली नहीं, चंद्रगुप्त नहीं। इसके बाद प्रश्न संख्या 44 आपके सामने कि प्रसाद जी का कौन सा काव्य संग्रह प्रेम और सौंदर्य का काव्य कहलाता है। लहर, कानन कुसुम, आंसू या फिर झरना। तो कानन कुसुम आपका प्रेम और सौंदर्य काव्य कहलाता है, प्रसाद जी के द्वारा रचित। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 45 आपके सामने कि प्रसिद्ध कहानी पुरस्कार के लेखक कौन है। ये बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है कि पुरस्कार के लेखक कौन है। मुंशी प्रेमचंद्र जी, यशपाल जी, जयशंकर प्रसाद जी या फिर ज्ञानेंद्र कुमार जी। तो देखिए पुरस्कार के लेखक है जयशंकर प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 की तरफ हम बढ़े। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित छोटा नाटक एकांकी कौन सा है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवसामिनी या फिर एक गुट। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित छोटा नाटक या एकांकी जो आपका है ये एक घूट है। एक घूट को एकांकी विधा का जनक भी माना जाता है। ध्यान रखिए ये भी पूछा जा सकता है, तो जितनी चीजें बताएं सब नोट करते हुए चलिए। प्रश्न संख्या 47 आंसू किस विधा की रचना है। हम जानते हैं कि आंसू लिखी गई है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा, तो बताना आपको ये है कि आंसू किस विधा की रचना है। आंसू एक नाटक विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है, कहानी संग्रह की रचना है। इन तीनों में से कोई नहीं है, यानी कि आंसू आपका है विरह काव्य, जो कि मुक्तक काव्य है। आंसू देखिए नाम से ही स्पष्ट है, विरह को दिखा रहा है, तो आंसू आपका एक विरह काव्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल और चाणक्य की कूटनीति पर आधारित है। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और विशाख। तो चंद्रगुप्त जो आपका है ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल और चाणक्य की कूटनीतियों पर आधारित है। ध्यान दीजिए ये चंद्रगुप्त इसी चंद्रगुप्त से लिया गया है, तो ट्रिक की तरह आप इसे याद कर लेंगे। प्रश्न संख्या 49 लास्ट के 2 प्रश्न बचे हैं। जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है। आंधी, छायावाद, इंद्रजाल या फिर आकाशदीप। तो जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम कहानी संग्रह आपका छाया है, 19
1912 ईस्वी में। सबसे आखिरी प्रश्न आज का हमारा आपके स्क्रीन पर आपके सामने कुछ इस प्रकार रहा कि ध्रुवसामिनी नाटक का मुख्य विषय क्या है? युद्ध और शांति, राजनीति और कूटनीति, नारी मुक्ति और पुनर्विवाह, धार्मिक अंधविश्वास। तो ध्रुवसामिनी जो नाटक है इसका मुख्य विषय है नारी मुक्ति और पुनर्विवाह। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे छोटे भाइयों बहनों, आई होप कि आप लोग को हमारा आज का ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने तो अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया कि आप लोग को सारी चीज़ें अच्छे से समझा दूँ, सारी चीज़ें बता दूँ। तो हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए। और हाँ, लास्ट में ये भी याद रखिए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा कि प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर कि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में। आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।